चांदनी रात थी। मोहन और सोहन हरियापुर गांव की ओर जा रहे थे। अरे भाई मोहन, हरियापुर तो अभी यहाँ से काफी दूर है। और भाई सही बताऊं, मेरे तो चलते चलते पाँव दुख गए। मैं तो आराम करना चाहता हूँ। अरे रे रे रे। बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे रे रे रे, थकान तो मुझको भी होने लगी है और बहुत तेज प्यास भी लगी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों को कहाँ पर पड़ाव डालना चाहिए। तभी सोहन की नजर सामने एक तालाब पर पड़ी। अरे वो सामने देख, एक तालाब है और उस तालाब के पास बहुत ही घने वृक्ष भी हैं। चलो हम उस तालाब का पानी पीते हैं और कुछ देर घने वृक्ष के नीचे आराम करके गांव की ओर चल देते हैं। चलो चलो चलो। कुछ देर बाद मोहन और सोहन तालाब के पास चले गए और वहाँ का पानी पिया। फिर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। तभी मोहन की नजर सामने एक खंडर पर पड़ी जो टूटा हुआ था। अरे सोहन, वो देख, सामने एक खंडहर है। हाँ 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 हाँ, दिखाई तो मुझे भी दे रहा है। तभी खंडर के अंदर से तेज रोशनी जगमगाने लगी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि सारा जंगल उसमें नहा गया। ये देखकर दोनों चौंक गए। अरे यह रोशनी कैसी है? पता नहीं, चल जाकर देखते हैं। नहीं 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 नहीं, अंदर खतरा हुआ तो? अरे तू भी बड़ा डरपोक है, डरपोक ही रहेगा। चल चल कर देखते हैं। अरे चल भी। कहते हुए सोहन उठकर खड़ा हो गया। मोहन ना चाहते हुए भी सोहन के साथ खंडर के अंदर चला गया। वो दोनों खंडर के अंदर प्रवेश कर गए। अगले ही पल खंडर के अंदर काला धुआं फैल गया। वो काला धुआं एक भयंकर राक्षस की आकृति में बदल गया। शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ गया। मुझे तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम दोनों आ तो गए, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ये सुनकर मोहन और सोहन चौंक गए। अरे भाई मुझे जाने दो। बस यही काम नहीं कर सकता। कुछ ही देर में मोहन और सोहन की चीखें सारे जंगल में गूंज गईं। हरियापुर गांव में आदित्य और धर्मा नाम के दो लकड़हारे रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अरे ओ आदित्य, क्या हम लोग सारा जीवन लकड़ियां ही काट काट कर अपने जीवन का गुजारा करते रहेंगे हैं? ए धर्मा, आखिर तेरी समस्या क्या है ये बता। अरे तेरी लकड़ियां अच्छे दामों पर तो बिकती हैं और तू कभी भूखा भी नहीं सोता है। मनुष्य को और क्या ही चाहिए बता। आदित्य की बात सुनकर धर्मा कुछ नहीं बोला और लकड़ियां काटने लगा। आदित्य लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों पर पड़ी, जहां कोई वस्तु रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रही थी। ए धर्मा, उधर झाड़ियों में कोई वस्तु पड़ी हुई है जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रही है। हाँ, बात तो सही कह रहा है। चल कर देखते हैं, क्या पता उसमें कोई खजाना मिल जाए। आदित्य मुस्कुराया और धर्मा के साथ उस स्थान की ओर चल पड़ा। ओ, ये तो कोई बहुत पुराना बक्सा मालूम होता है, लेकिन इसे यहाँ कौन छोड़ गया? इतना कहकर आदित्य अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। कुछ देर बाद बहुत गौर से देखने पर आदित्य को घोड़े के पांव के निशान नजर आए। हे धर्मा, ये देख, इस स्थान पर घोड़े के निशान हैं। या तो कोई बक्सा यहाँ फेंक कर गया है या फिर घोड़े से बक्सा नीचे गिर गया है। ए आदित्य, मुझे लगता है कि हमें इस बक्से को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कितना प्राचीन बक्सा है, क्या पता इसके अंदर कोई राक्षस या चुड़ैल या कोई पिशाच हो। और वैसे भी जंगल में पड़ी हुई वस्तु को कभी उठाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरे पिताजी कहते थे। चल चल घर चलते हैं, बड़ा आया। अबे चल। अरे मैं कहता हूँ पहले लकड़ियां काट ले, उसके बाद चलते हैं ना। आदित्य मुस्कुरा उठा और फिर से वो दोनों लकड़ियां काटने में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद आदित्य लकड़ियां काटकर गठरी बनाकर अपने सर पर रखते हुए बोला, क्या हुआ, तुझे नहीं चलना क्या?
मैं आज और ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। ये हुई ना लकड़हारों वाली बात। चल मैं जा रहा हूं। अरे जा भाई जा जा, तू तो वैसे भी जल्दी जाएगा क्योंकि मुखिया जी की बेटी चंद्रलेखा तेरा इंतजार जो कर रही होगी। जा 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 जा, आखिर वो तुझसे प्रेम जो करती है। हाँ हाँ जा। आदित्य मुस्कुराया और लकड़ियों की गठरी लेकर वहां से चला गया। धर्मा ने बात बिल्कुल सही कही थी। वास्तव में मुखिया की पुत्री चंद्रलेखा आदित्य को पसंद करती थी और आदित्य भी चंद्रलेखा को पसंद करता था। आदित्य के जाते ही धर्मा मक्कारी से मुस्कुराने लगा। चला गया मूर्ख कहीं का। अब मैं देखूंगा कि आखिर इस बक्से में क्या है। दरअसल धर्मा ऊपर से जितना सीधा साधा दिखाई देता था, अंदर से उतना ही लालची और कपटी था। कुछ देर बाद धर्मा लकड़ियां काटकर अपने घर आ गया और वो बक्से को गौर से देखने लगा। डर तो मुझे भी लग रहा है, खोलूं या ना खोलूं, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इसे खोलना चाहिए। क्या पता इसके अंदर किसी ने बहुत सारा धन छुपा रखा हो जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर धर्मा ने बक्सा खोल दिया। बक्सा खुलते ही अचानक उसमें रोशनी निकलने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मैं एक चमत्कारिक बक्सा हूँ। मैं किसी भी राक्षस को अपने काबू में कर सकता हूँ, किसी भी श्राप को दूर कर सकता हूँ। हो, ये तो कोई जादुई चमत्कारिक बक्सा है। इतना कहकर धर्मा बक्से की ओर देखकर बोला, ना तो मुझे किसी राक्षस को काबू करना है और ना ही किसी को श्राप से मुक्त करवाना है। मैं तो बस धनवान बनना चाहता हूँ। ठीक है, परंतु याद रखना, धन आने के बाद अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो यह वरदान तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। अगले ही पल बक्से के अंदर से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकलने लगी। देखते ही देखते उन स्वर्ण मुद्राओं से धर्मा का पूरा कमरा भर गया। हाँ, अरे अब मैं तो धनवान हो गया। अरे मैं तो अमीर हो गया। अरे वो मूर्ख मेरा दोस्त आदित्य ससुरा, गरीब का गरीब ही रह गया। अगले दिन सुबह आदित्य धर्मा के घर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। धर्मा ने दरवाजा खोला तो आदित्य को देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। क्या आज लकड़ियां काटने नहीं चलना? नहीं, आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है। अरे तू भी ना धर्मा, तू महीने में केवल 20 दिन ही लकड़ियां काटने जाता है, बाकी 10 दिन तो बहाने बनाता है। चल ठीक है, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर आदित्य कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला गया। आदित्य के जाते ही धर्मा मुस्कुराने लगा। मूर्ख कहीं का, अब तो मैं धनवान हो चुका हूँ। बहुत जल्दी तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगा। और वैसे भी मुखिया की बेटी चंद्रलेखा से मन ही मन मैं भी तो प्रेम करता था, लेकिन तेरी दोस्ती की वजह से कुछ कह नहीं पाया। अब मैं स्वयं मुखिया के पास जाकर उसका रिश्ता मांग सकता हूँ। अरे अमीर जो हो गया हूँ और मुखिया कभी इनकार करेगा ही नहीं। इतना कहकर धर्मा ने दरवाजा बंद कर लिया। इधर आदित्य जंगल के रास्ते पर ही पहुंचा था कि तभी उसे मुखिया की पुत्री चंद्रलेखा मिल गई। आज तुम अकेले लकड़ियां काटने जा रहे हो? कह रहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा था। जरा सी मेहनत से बहुत ज्यादा जी चुराता है वो, और कुछ नहीं। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम मेरे पिता से मेरा हाथ कब मांगोगे? अरे डरता हूँ चंद्रलेखा, कहीं तुम्हारे पिता तुम्हारा हाथ मुझे देने से मना ना कर दें, क्योंकि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ ना। ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो केवल इसलिए कह रही थी कि कहीं कोई दूसरा अच्छा वर मेरे पिता को मिल गया तो वो मेरा विवाह दूसरी जगह तय कर देंगे, और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय और दो, मैं थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूं, फिर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। चंद्रलेखा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और आदित्य काम पर लग गया। समय यूं ही बीतता रहा।
जब जब भी आदित्य धर्मा के पास जाता, धर्मा जंगल जाने से मना कर देता। धीरे धीरे करके धर्मा ने बक्से से धन निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते धर्मा ने गांव की बहुत सी जमीनें मुंह मांगे दामों पर खरीद ली। कुछ समय बाद उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। धर्मा का गांव में मान सम्मान बढ़ गया। धर्मा की अचानक हुई तरक्की से आदित्य पूरी तरह चौंक गया। एक दिन वो धर्मा की हवेली की ओर चला गया। जैसे ही आदित्य ने धर्मा की हवेली के अंदर कदम रखा, अरे रुको जरा आदित्य, पहले बाहर जाकर पाँव धोकर आओ। तुम्हारे पाँव में मिट्टी लगी है और मेरी हवेली का फर्श गंदा हो जाएगा, जो कि अभी नया नया बना है। अरे देख क्या रहे हो, जाओ। अरे धन आने के बाद तू बिल्कुल बदल गया है धर्मा। देखो आदित्य, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। शायद तुम केवल ये जानने के लिए आए हो कि मैं रातों रात धनवान कैसे बन गया हैं? लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, और जब तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता कि मेरे पास धन कहाँ से आया। आज मेरी नजरों में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। अरे घूर क्या रहे हो, चलो 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 दफा हो लो। अरे जाओ, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। धन आने के बाद तुम इतना बदल जाओगे ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज के बाद मैं तुम्हारी हवेली की ओर रुख भी नहीं करूंगा। तुम मूर्ख हो और साथ ही साथ बहुत ही बदकिस्मत भी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ हाँ, कुछ नहीं, चलो अब तुम जा सकते हो। आदित्य वहां से गुस्से में चला गया। कुछ देर बाद धर्मा तैयार होकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने धर्मा को देखकर चौंकते हुए हाथ जोड़ लिए। अरे धर्मा सेठ, आप मेरे घर पधारे, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। आइए 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 आइए। तकदीर के खेल भी बड़े निराले होते हैं। कौन सोच सकता था कि कल का एक मामूली लकड़हारा आज गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। अरे आइए 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 आइए। मुखिया जी देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं आपकी पुत्री चंद्रलेखा को पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। दहेज में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस मैं एक बार अपनी पुत्री चंद्रलेखा से पूछना चाहता हूँ। मुखिया चंद्रलेखा के कक्ष में गया और उसे सारी बात बताई। हाँ देखो बेटा, मैं जानता हूँ चंद्रलेखा कि तुम धर्मा के मित्र आदित्य को पसंद करती हो, लेकिन आदित्य से विवाह करोगी तो गरीब की गरीब रह जाओगी, जबकि धर्मा से विवाह करोगी तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। चंद्रलेखा के मन में लालच आ गया और वो गहरी सोच में डूब गई। शायद आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। मुखिया खुश हो गया और जाकर धर्मा से कहा, विवाह की तैयारी करो, मेरी पुत्री ने हाँ कर दी है। मैं जानता था कि चंद्रलेखा अब मुझसे विवाह करेगी। इतना कहकर धर्मा वहां से चला गया। अगले दिन हरियापुर गांव में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि मुखिया की पुत्री चंद्रलेखा का विवाह धर्मा से संपन्न होने वाला है। जब ये बात आदित्य को पता चली तो वो क्रोधित हो गया और सीधा मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। इत्तेफाक से मुखिया की पुत्री चंद्रलेखा अपने घर के बाहर ही आदित्य को मिल गई। मैं जानती थी कि जब ये बात तुम्हें पता लगेगी तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। मुझे सच सच बताओ चंद्रलेखा, ये विवाह तुम्हारी मर्जी से हो रहा है या तुम्हारे पिता मुखिया जी जबरदस्ती करवा रहे हैं? सच बोलना। ये विवाह मेरी मर्जी से हो रहा है। लेकिन तुम तो मुझसे प्रेम करती थी। हाँ करती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक गरीब लकड़हारे हो, जबकि तुम्हारा मित्र अब तकदीर वाला है। आज वो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। इसलिए जब धर्मा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर आए तो मैं धर्मा को इनकार नहीं कर सकी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। जब मेरा मित्र धर्मा अमीर बना और उसने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया, तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था जितना ये सोच कर लग रहा है कि
धर्मा जानता था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, फिर भी वो तुम्हारे विवाह की बात करने तुम्हारे घर गया। और उससे भी बुरी लगने वाली बात यह है कि तुम मुझसे प्रेम करती थी, फिर भी तुमने धर्मा से विवाह करने के लिए हामी भर दी, क्योंकि अब वो धनवान बन चुका है ना? देखो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जा सकते हो और यहाँ कभी मत आना। आदित्य नम आंखों से वहां से चला गया। कुछ दिन बाद धर्मा और चंद्रलेखा का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद चंद्रलेखा आराम से धर्मा के साथ रहने लगी थी। अब चंद्रलेखा भी धर्मा की तरह घमंडी हो चुकी थी। देखा जाए तो तुम एक तरह से यहाँ के साहूकार ही बन चुके हो। बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ के राजा बन जाओ। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? देखो, तुम्हारे पास गांव के आधे खेत तो वैसे ही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम और गरीबों को कर्ज दो और उस पर मुंह मांगा भारी ब्याज लगाकर उनकी जमीनें छीन लो। तुम्हारे रुतबे के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाएगा, देख लेना। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। मेरे मन में भी काफी समय से यही विचार चल रहा था। उस दिन के बाद धर्मा ने वही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के गरीब लोग धर्मा से तंग आने लगे। एक दिन सुखिया नाम का एक गरीब किसान आदित्य के पास आकर बोला, आदित्य, अरे भाई, धर्मा तो तुम्हारा मित्र है ना, अरे उसे समझाते क्यों नहीं हो? पहले उसने गांव के गरीब किसानों को अपनी मर्जी से मदद करने के बहाने कर्ज दिया और अब उसी कर्ज पर भारी ब्याज लगाकर उनकी सारी जमीनें छीन रहा है। उसने मेरा खेत भी मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी का विवाह होने वाला है, अब मैं क्या करूं? जानता हूं सुखिया चाचा कि धन आने के बाद धर्मा घमंडी हो चुका है। लालची तो वो पहले से ही था, लेकिन इतना घमंड करेगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे तो उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है, लेकिन फिर भी पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार मैं उसे समझाने जरूर जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बर्बादी की ओर ही जाएगा। अगले दिन आदित्य धर्मा की हवेली में जा पहुंचा। वहां चंद्रलेखा अहंकार से बैठी थी। यहाँ क्यों आए हो? मुझे अपने दोस्त धर्मा से बात करनी है। तभी वहां धर्मा आ गया। तुमसे कहा था कि अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। देखो धर्मा, तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारा धन है, फिर तुम गांव के गरीब किसानों की जमीनें क्यों हड़प रहे हो? सुखिया चाचा शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। देखो, उनकी जमीन वापस कर दो, उनकी पुत्री की शादी होने वाली है। क्यों? क्या तुम इस गांव के चौधरी हो क्या? नहीं करूंगा वापस। क्या कर लोगे? बताओ, क्या करोगे तुम? इतना कहकर धर्मा ने अपने नौकरों से बोला, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो साले को। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। याद रखना धर्मा, तुमने जो अन्याय का सिलसिला इस गांव में शुरू किया है ना, मैं उसे देख नहीं सकता। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा विक्रम से करूंगा और उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा। देखना तू अब। इतना कहकर आदित्य गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। आदित्य के जाते ही धर्मा अपने कक्ष में चला गया। तभी वहां उसकी पत्नी चंद्रलेखा भी आ गई। ये आदित्य अपने आप को समझता क्या है? दिमाग खराब। मैं आदित्य को अच्छी तरह से जानती हूँ धर्मा, कुछ करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वास्तव में राजा विक्रम के पास तुम्हारी शिकायत लेकर पहुंच जाए। ऐसा नहीं होगा, वो वहां कभी नहीं जा पाएगा। मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि फिर वो कभी भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करोगे तुम? तुम मुझसे हमेशा पूछती थी कि मेरे पास अचानक से रातों रात इतना धन कहां से आया ना। समय आ गया है तुम्हें बताने का। इतना कहकर धर्मा वही पुराना बक्सा निकाल लाया और सारी घटना चंद्रलेखा को बता दी। और इस तरह से मैं धनवान बन गया। तो ये बक्सा बहुत ही चमत्कारी है। इस बक्से से तुम आदित्य की बर्बादी मांगो। मैं भी यही सोचता था। धर्मा बक्से को खोलकर बोला, पिछली बार तुमने मुझे धन दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मित्र आदित्य को इतना बीमार कर दो कि वो वैद्यों के चक्कर लगाते लगाते ही मर जाए। और मैं भी यही चाहती हूँ।
तभी बक्से से गहरी आवाज आई। नहीं, मैं कोई बुराई का काम नहीं करता, और जो भी मुझसे किसी का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अगले ही क्षण बक्से से रंग बिरंगी किरणें निकलकर धर्मा और चंद्रलेखा के शरीर पर पड़ने लगी। कुछ ही देर में उनके शरीर पर बड़े बड़े दाने उग आए और वो दोनों बहुत ही बीमार महसूस करने लगे, मानो वो बहुत बूढ़े हो गए हों। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और मुझे भी बहुत ज्यादा अरे रे 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 दर्द हो रहा है। तुम और तुम्हारी पत्नी श्रापित हो चुके हो, क्योंकि तुम दोनों के मन में हद से ज्यादा लालच भर चुका था। यह बक्सा एक कार्य के लिए सिद्ध किया गया था। यदि वह कार्य समय रहते पूरा नहीं हुआ तो तुम दोनों इस संसार में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। तुम्हारी सारी दौलत, सारी संपत्ति अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। और यदि यह बक्सा जिस कार्य के लिए सिद्ध किया गया था वह कार्य पूरा हो गया तो तुम फिर से गरीब हो जाओगे और वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इतना कहकर बक्सा शांत हो गया। धर्मा और चंद्रलेखा बुरी तरह डर गए। अरे रे 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 अरे बक्से की बातों में मत आओ, चलो हम किसी वैद्य के पास चलते हैं। धर्मा और चंद्रलेखा एक प्रसिद्ध वैद्य के पास पहुंच गए। वैद्य ने उनकी जांच पड़ताल करने को कहा। तुम दोनों को एक विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज इस संसार में कहीं नहीं है। तुम जा सकते हो। दोनों मुंह लटकाए अपनी हवेली लौट आए। चंद्रलेखा फूट फूट कर रोने लगी। हमने हद से ज्यादा लालच कर लिया। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब हमारी मदद कौन करेगा? एक बार आदित्य से बात करके देखो। हमारे मन में लालच आया था, लेकिन आदित्य अभी भी नहीं बदला। मुझे विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। तुम सही कह रही हो। धर्मा अपनी पत्नी को लेकर सीधा आदित्य की झोपड़ी में चला गया। बीमारी की अवस्था में दोनों को देखकर आदित्य चौंक गया। अरे तुम दोनों तो स्वस्थ थे, अचानक से इतने बीमार कैसे हो गए? बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों 80 साल के बुजुर्ग हो। धर्मा आदित्य के पैरों में गिर गया और रोते हुए सारी घटना बता दी। और इस तरह से मैं वो बक्सा तुमसे झूठ बोलकर जंगल से उठा लाया। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। मेरे दोस्त, धन आने के बाद भले ही तुम बदल गए थे और तुमने मुझे अपमानित किया था, लेकिन मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए मित्रता मौजूद है। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। इतना कहकर आदित्य बक्से को उठा लिया। तुम और चंद्रलेखा अब अपने घर जाओ। मैं इस बक्से को वहीं पर ले जाऊंगा जहां से तुमने इसे उठाया था। मुझे याद है कि उस समय मैंने बक्से के इर्द गिर्द घोड़े के पांव के निशान देखे थे। वहीं कोई अहम सुराग जरूर मिलेगा। इतना कहकर आदित्य बक्सा लेकर सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया और उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वो बक्सा पड़ा था। आदित्य इधर उधर देखने लगा। तभी एक वृक्ष के पीछे एक साधारण वेशभूषा वाली स्त्री तलवार लेकर आदित्य के सामने आ गई और कहने लगी, इस बक्से को मेरे हवाले कर दो मूर्ख, नहीं तो तुम जानते हो कि ये बक्सा क्या है। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये बक्सा मेरा है। कैसे विश्वास करूं? तभी वहां पर एक साधु आ गया। यह सही कह रही है। इस बक्से को मैंने सिद्ध किया था। सिद्ध किया था? किस बात की सिद्धि की गई थी? कुछ समय से इस जंगल में एक राक्षस का शासन है।
जो अब तक न जाने कितने यात्रियों को वह खा चुका है। इस बक्से की विचित्रता यह है कि यह राक्षस का अंत कर सकता है, किसी भी श्रापित व्यक्ति को मुक्त कर सकता है और किसी को धन भी दे सकता है। लेकिन जिसके पास भी धन आता है, अगर वह लालच करता है तो उसे उसके पूरे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। मैं समझ गया साधु महाराज। शायद इसी वजह से मेरे मित्र और उसकी पत्नी को बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। इतना कहकर आदित्य ने साधु और उस स्त्री को पूरी घटना बता दी। और मैं केवल अपने दोस्त और उसकी पत्नी को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। ये सुनकर साधु और वो स्त्री दोनों चौंक गए। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम्हारे प्रेम ने भी तुम्हें धोखा देकर उससे विवाह कर लिया, फिर भी तुम दोनों की मदद करना चाहते हो। बुराई का बदला हमेशा बुराई से नहीं दिया जाता, अच्छाई से भी दिया जाता है। अच्छाई से ही बुराई का नाश किया जा सकता है। ये सुनकर साधु प्रसन्न हो गया। तब तो तुम ही उस राक्षस का अंत करोगे। चलो मेरे साथ। आदित्य, साधु और स्त्री उसके साथ वहां से चल दिए। कुछ ही देर में वो खंडर जा पहुंचे, जहां मोहन और सोहन को राक्षस ने उन्हें मारकर खा लिया था। ये क्या रहस्य है साधु महाराज? कुछ समय पहले 2 यात्री यहाँ से गुजर रहे थे, जो हरियापुर गांव के रहने वाले थे। वे खंडर के अंदर आए थे और राक्षस ने उन्हें मारकर खा लिया था। ये कंकाल भी उन्हीं के पड़े हैं। आदित्य चौंक गया। समझ गया, मेरे गांव के मोहन और सोहन ही होंगे। वही दोनों हैं जो कई समय से लापता थे। उनकी खोज अभी तक जारी है। तभी वह काला धुआं प्रकट हुआ और राक्षस का रूप धारण कर लिया। तुम तीनों यहाँ मरने आए हो। इस बक्से को खोल दो। आदित्य ने तुरंत बक्सा खोल दिया। अगले ही पल राक्षस रंग बिरंगी किरणों से राजा विक्रम के रूप में बदल गया। सुंदर स्त्री दौड़ती हुई आई और राजा विक्रम को गले लगा लिया। पिताजी, आप श्राप से मुक्त हो गए। ये क्या रहस्य है साधु महाराज? मैं बताता हूँ। मेरा मंत्री मेरी राजगद्दी पर नजर रखता था। उसने एक तांत्रिक से फल को श्रापित कराया और मुझे वह फल खिला दिया। फिर मैं राक्षस में बदलने लगा। साधु महाराज ने मुझे अपने जादुई शक्ति से यहाँ बांध दिया। पहले मैंने मंत्री को जलाकर राख कर दिया, फिर राजा को ठीक करने के लिए इस बक्से को सिद्ध किया। जब तुम्हें यह बक्सा मिला था, तब इसे मैं सुलेखा को दे चुका था। सुलेखा इस बक्से को लेकर यहाँ आ रही थी, पर उसका घोड़ा बिदक गया। बक्सा गिर गया और घोड़ा सुलेखा को बक्से से दूर ले गया। चंद्रलेखा घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मेरी पुत्री सुलेखा का विवाह तुमसे करूंगा। अब मेरा कर्म पूर्ण हुआ। कुछ दिनों में मैं महल में आऊंगा। साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। आदित्य, राजा विक्रम और सुलेखा महल की ओर चले गए। कुछ दिन बाद आदित्य और सुलेखा का भव्य विवाह हुआ। राजा विक्रम ने आदित्य को अपना अगला राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के कुछ दिनों के बाद आदित्य अपनी पत्नी के साथ अपने गांव हरियापुर आया। वहां उसने देखा उसका मित्र धर्मा और उसकी पत्नी चंद्रलेखा बीमारी से ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर से गरीब हो गए थे। आदित्य ने उन दोनों से बोला, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर धर्मा की नियति खराब ना होती और धन देखकर तुम्हारी नियति ना बदलती, तो शायद मैं राजा ना बन पाता।
इसे कहते हैं सच में तकदीर वाला। आदित्य अपनी पत्नी सुलेखा के साथ महल की ओर रवाना हो गया।